जेल की सलाखों के पीछे संजय सिंह ने हाफ सेंचुरी यानी 51 दिन पूरे कर लिए, लेकिन अब तक संजय सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यही याचिका दाखिल करते रहे कि ईडी की तरफ से की गई उनकी गिरफ्तारी अवैध है। सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के फैमिली वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल पूछा कि आप जमानत याचिका डालने से क्यों कतरा रहे हो, तो जमानत की याचिका दाखिल करो। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से संकेत दे दिए संजय सिंह की मौजूदा याचिका का क्या हश्र होने वाला है। यही वजह है कि न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद जब संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो संजय सिंह की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर संजय सिंह को 14 दिन के लिए अंदर भेज दिया। अब संजय सिंह 4 दिसंबर तक के लिए जेल में रहेंगे। संजय सिंह की जमानत याचिका पर 25 नवंबर को सुनवाई हो सकती है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि उन्होंने अभी तक नियमित जमानत याचिका के लिए आवेदन क्यों नहीं किया है, आप इससे क्यों कतरा रहे हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप नियमित जमानत याचिका दायर करें। कोर्ट ने सिंह को संबंधित क्षेत्राधिकार अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी। पीठ ने आदेश दिया कि अगर नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो इस पर 20 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणी से अलग स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। संजय सिंह को मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने अपने आदेश में मामले में उनकी गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था, ये साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक मकसद होने का आरोप नहीं मढ़ सकती। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की प्राथमिकी से संबंधित है। सीबीआई और ईडी के अनुसार अब समाप्त की जा चुकी आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव करते हुए अनियमितताएं की गई थीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। आरोप है कि नीति बनाने और लागू करने में सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। 4 अक्टूबर को दिल्ली में संजय सिंह के सरकारी आवास पर 10 घंटे से अधिक तक लंबी छापेमारी पूछताछ के बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। 8 दिन तक ईडी कस्टडी में पूछताछ के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। ईडी का आरोप है कि संजय सिंह आबकारी नीति को बनाने में उनकी अहम भूमिका थी और वह रिश्वत के लेन देन से जुड़े हुए थे। हालांकि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी आरोपों को निराधार बताती रही है। आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि दिल्ली में उसकी सरकार के अच्छे कामकाज को रोकने के लिए केंद्र सरकार पार्टी के बड़े नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसा रही है और इस केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी फरवरी से ही जेल में हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन किया जा चुका है। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी करीब 10 साल पहले से पीएम इन वेटिंग बने हुए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन वोटों की ऐसी मार पड़ी कि कांग्रेस हारती चली गई। राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। हालात यहां तक हो गए कि राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए, लेकिन वे तब से अब तक पीएम इन वेटिंग ही बने हुए हैं। उनका कोई इरादा इस पद को छोड़ने का नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि वेटिंग में कब तक रहेंगे, पीएम भी बनेंगे या नहीं। राहुल गांधी इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हैं। राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन तो समझ में आता है, लेकिन 10 साल से सत्ता से दूर रहने के कारण अब पूरी की पूरी कांग्रेस फ्रस्ट्रेट हो गई है। यही वजह है कि राहुल ने पहले पीएम मोदी को पनौती कहकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली, लेकिन अब कांग्रेस राहुल से 2 कदम आगे बढ़कर पीएम मोदी को पनौती आजम कह रही है। मतलब कि राहुल गांधी और कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो गया है और लोकसभा चुनाव आते आते न जाने ये लेवल और कितना बढ़ेगा। लेकिन अब ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ इसी किस्म की भद्दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती रहेगी। मौत के सौदागर से लेकर पनौती आजम तक कांग्रेस चाय वाला चौकीदार चोर है जैसे पड़ावों से गुजर चुकी है और हर बार मुंह के बल गिरी है। कांग्रेस का ये नया फंडा उसे अब पतन की किस गहराई तक लेकर जाएगा, इसके लिए तो लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा चुनाव में शिकायत कर चुकी है और चुनाव आयोग उन्हें नोटिस भी जारी कर चुका है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक और विवादित टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी को पनौती आजम बता दिया। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी को लेकर पनौती वाला पोस्टर जारी कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इससे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार पर राहुल गांधी ने पीएम का मतलब पनौती मोदी बताया था। इसके बाद कांग्रेस ने ये पोस्टर जारी किया और इस पोस्टर में 1960 की भारतीय ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म मुगले आजम की पैरोडी है। इसमें मोदी को पर्दे के पीछे से झांकते हुए दिखाया गया, जिसमें बोल्ड टेक्स्ट में लिखा है पनौती आजम।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर जारी करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि पनौती तुम कब जाओगे। इस पोस्टर में कांग्रेस ने पीएम मोदी को चंद्रयान 2 की असफलता, कोरोना के फाइनल में हार के लिए जिम्मेदार बताया है। इसके पहले राहुल गांधी के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस नेता से जवाब भी मांगा गया है। राहुल को जवाब 25 नवंबर तक देना होगा। अशोक गहलोत ने कहा कि नोटिस का जवाब दिया जाएगा। यहां चुनाव प्रचार के दौरान 5 राज्यों के उनके मुख्यमंत्री और नेता लोग यहां हैं। उन्होंने क्या क्या बोला है ये पता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई की मांग की थी। बीजेपी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल, ओम पाठक सहित पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग को भी ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ धोखाधड़ी, आधारहीन और अपमानजनक आचरण के लिए कानूनी कार्रवाई के लिए कहा है। तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की मांग की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शर्मनाक टिप्पणी राहुल गांधी ने अपने असली रूप को दिखाने के लिए की। प्रधानमंत्री पर राहुल का बयान निंदनीय है, उन्हें माफी मांगनी होगी और साफ किया कि माफी न मांगी तो भाजपा इसे मुद्दा बना सकती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर गौतम अडानी के बहाने पीएम मोदी को असहज करने की राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है। महुआ मोइत्रा तो अडानी के खिलाफ इतना उछली कि अब उनकी सदस्यता निलंबित होने की कगार पर है। अडानी विरोध के नाम पर महुआ ने हीरानंदानी से रिश्वत लेकर सवाल पूछना शुरू किया और फंस गईं। जा पहुंची सर्वोच्च अदालत और वहां से साफ तौर पर कह दिया गया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गौतम अडानी की मुश्किलें हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ महीनों पहले तक एक रिपोर्ट की वजह से अडानी की संपत्ति को तगड़ी चपत लगी थी और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और कई विपक्षी पार्टियों ने इस मामले पर सिर्फ इसलिए सियासत की क्योंकि पीएम मोदी और गौतम अडानी एक ही राज्य के रहने वाले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को मामले की जांच करने का आदेश तक दिया था। तो सेबी ने साफ कहा कि उसने मामले की पहले से ही जांच कर ली है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जिस पर अहम सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वर्तमान स्थिति में वे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सत्य नहीं मान सकते हैं। इस समय कोर्ट के पास उस रिपोर्ट की वास्तविकता चेक करने के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में सेबी को मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। ये अलग बात है कि याचिकाकर्ता इससे नाखुश हैं और उनकी तरफ से तो वो कोर्ट में यहां तक कह गया कि सेबी को इस पूरे मामले की जानकारी पहले से है, उसने जांच भी कर ली है, लेकिन कोई खुलासा नहीं किया जा रहा। इन दावों पर कोर्ट ने भी दो टूक कहा कि अगर जांच हुई है तो उसका सबूत क्या है, क्या साक्ष्य है, किस आधार पर सेबी की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से पैसों को दुबई और मॉरिशस भेजा गया था। बाद में वही पैसा अडानी के शेयर में इन्वेस्ट किया गया और इन्हीं पहलुओं पर सेबी ने कोई जांच नहीं की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि अगर ऐसा है भी तो सेबी के बजाय जांच तो डीआरआई को करनी चाहिए। ये वही प्रशांत भूषण हैं जिन्हें केजरीवाल आम आदमी पार्टी से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल चुके हैं और इस बार इनकी करतूतों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन पर फाइन लगाया। 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी समूह दशकों से शेयर्स की हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। उस रिपोर्ट के बाद ही रिकॉर्ड स्तर पर अडानी के शेयर गिर गए थे और भारत की राजनीति में भी बड़ा सियासी भूचाल आ गया। संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया। खास तौर से राहुल गांधी ने तो सिर पर आसमान ही उठा लिया। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली की ऐसी कोई अदालत नहीं जिसमें करीब करीब हर दिन आम आदमी पार्टी के किसी नेता या दिल्ली सरकार अपने मुकदमों की पैरवी करती न दिखे। कई बार तो एक ही दिन में 3-3 मामले अदालतों के सामने होते हैं जिसका एक पक्ष आम आदमी पार्टी से जुड़ा होता है। पहले संजय सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहले सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत का मामला और फिर केजरीवाल का एलजी से लफड़ा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कितने वक्त मुकदमेबाजी में खर्च करते हैं और कितना दिल्ली के विकास में।
अरविंद केजरीवाल लगभग सारे मामलों की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी से ही करवाते हैं। वजह ये कि पिछली बार राज्यसभा में चुने जाने के लिए उनकी मदद ममता बनर्जी ने की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिंघवी ने पहले ही केजरीवाल को सेट कर लिया ताकि मौका पड़ने पर केजरीवाल गिफ्ट के तौर पर राज्यसभा के चुनाव में उनका दिल खोलकर स्वागत करें। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति मामले में केजरीवाल की तरफ से पैरवी करने पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए साफ कह दिया कि नए मुख्य सचिव के नाम का फैसला एलजी और केजरीवाल दोनों मिलकर करें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया, पैनल में शामिल लोगों के नामों की कोई भी सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से उन्हें उजागर नहीं किया जाए। नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच खींचतान जारी है। सीएम केजरीवाल को जो अधिकारी मंजूर है वो एलजी सक्सेना को मंजूर नहीं। ऐसे में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और उपराज्यपाल को नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल साथ मिलकर इस मुद्दे पर मुलाकात कर एक साथ क्यों नहीं बैठते और विचार करते। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि अफसरों के नाम सोशल मीडिया पर सार्वजनिक न हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये अफसरों के करियर का सवाल है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और केंद्र सरकार के समक्ष लोगों के नाम का सुझाव पैनल को देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को करने की बात कही है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा केंद्र ने दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। दिल्ली सरकार ने नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने या केंद्र द्वारा नए अधिकारी नियुक्त करने के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई। सुनवाई के दौरान एलजी के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पैनल को सुझाए गए नाम किसी मीडिया या सोशल मीडिया पर लीक नहीं होने चाहिए। फिलहाल मुख्य सचिव को अपने मामले में हाईकोर्ट जाना पड़ा है। दिल्ली सरकार की ओर से बहस करते हुए सिंघवी ने कहा, हमेशा दिल्ली सरकार ही नियुक्ति करती है, सामान्य अध्यादेश है, आपत्ति जता रहा हूं, एलजी का एक तरफा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। हमने डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति के मामले में भी यही कहा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब हम एलजी और सीएम केजरीवाल को मुलाकात के लिए कहते हैं तो भी ये मुलाकात नहीं करते। कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर एलजी और केंद्र कुछ पैनल सुझाए जिसमें किसी न किसी का नाम हो और उसी पैनल से किसी एक नाम को चुना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। रेफरेंडम यानी रायशुमारी यानी जनता की राय। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत इसी के साथ शुरू की। अन्ना के आंदोलन को छोड़ जब राजनीतिक पार्टी बनाने की बात हुई तब केजरीवाल ने यही रेफरेंडम करवाया था। अरविंद केजरीवाल के इस रेफरेंडम की गोरख धंधे की पोल पहली बार गुजरात विधानसभा के चुनाव के दौरान खुली और दूसरी बार शराब घोटाला मामले पर। गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने अपने इसी फर्जी रायशुमारी का सहारा लेते हुए कहा था कि इतने प्रतिशत लोग चाहते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। केजरीवाल के हिसाब से ये प्रतिशत 70 के करीब था, मतलब कि आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही थी। वो तो चली नहीं। सीएम पद के कैंडिडेट सहित केजरीवाल के सारे तो उम्मीदवार चुनाव हार गए, जिनकी जीत की घोषणा केजरीवाल खुद कर चुके थे। उसी तरह शराब घोटाला मामले को अंजाम देने के लिए मनीष सिसोदिया ने जनता की फर्जी राय ली और कहा था कि दिल्ली की जनता को नई एक्साइज पॉलिसी बेहद पसंद है। ये रायशुमारी दिल्ली वक्फ बोर्ड में बैठे आम आदमी पार्टी के गुर्गों ने तैयार की थी, जिसका खुलासा सीबीआई कर चुकी है। लेकिन केजरीवाल को सीएम के पद पर बने रहना है, इसलिए गिरफ्तार होने के बावजूद वे इस्तीफा नहीं देना चाहते। कोई नैतिकता की बात न करे, इसलिए केजरीवाल एक बार फिर से उसी फर्जीवाड़े का सहारा ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को यदि शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इसी सवाल पर दिल्ली के लोगों की राय मांगना शुरू कर दिया, जबकि आपको पता है कि इस फर्जी रायशुमारी का नतीजा केजरीवाल के पक्ष में ही आना है। यानी लोग कहेंगे कि उन्हें गिरफ्तार होने के बाद इस्तीफा नहीं देना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों कार्यकर्ता सम्मेलन में इसका ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफे को जूते की नोक पर रखते हैं, लेकिन फैसला दिल्ली की जनता से पूछने के बाद लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने रायशुमारी के लिए इस बार कोई फोन नंबर या ईमेल आईडी जारी नहीं किया, बल्कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं को घर घर भेजने का फैसला किया है। डोर टू डोर कैंपेन के अलावा नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। पार्टी के एक नेता ने बताया कि कार्यकर्ता दिल्ली वासियों के घर या मोहल्ले में नुक्कड़ सभा के जरिए उनसे संपर्क करेंगे। उन्हें एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर सवाल पूछते हुए 2 विकल्प दिए जाएंगे। फॉर्म भरकर कार्यकर्ताओं को वापस करना है। पूरी दिल्ली से फॉर्म को एकत्रित करने के बाद देखा जाएगा कि जनता की क्या राय है और इसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के कामकाज से खुश हैं और लोग उन्हें जेल में रहकर भी कामकाज संभालने के लिए देखेंगे।
ऐसे में यदि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो भी वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और पार्टी के पास विपक्ष खासकर भाजपा की ओर से इस्तीफे की मांग उठाने पर ठोस जवाब होगा। दूसरी तरफ पार्टी घर घर जाकर जनता से संपर्क साधकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करने भी जा रही है। घर घर जाकर ये बताना की कोशिश की जाएगी कि पार्टी के नेताओं को झूठे केसेस में फंसाया। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता जेल जा चुके हैं। विजय नायर के अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले दिनों ईडी ने केजरीवाल को भी समन किया था, हालांकि वो पेश नहीं हुए थे। आम आदमी पार्टी को आशंका है कि ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में पार्टी दिल्ली की जनता से पूछना चाहती है कि यदि आशंका सच होती है तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए या फिर जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।